नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोक लुभावन चुनावी वादे जो कई बार जुमलों में तब्दील हो जाते हैं, अब चुनाव आयोग की नजरों में रहेंगे। देश में रेवड़ी संस्कृति पर चल रही बहस के बीच आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर उनसे इस तरह के चुनावी वादों को लेकर उनकी राय मांगी है, जो मुफ्त रेवड़ियों की श्रेणी में आते हैं। कल ही एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फ्रीबीज की यह संस्कृति टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही है और किसी भी दिन अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा देगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर लंबी सुनवाई हुई, जिसके बाद इस मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए 3 जजों की पीठ को सौंप दिया गया है। आयोग का पत्र ऐसे समय आया जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव सिर पर हैं और वहां राजनीतिक दल मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, पुरानी पेंशन व्यवस्था जैसी रेवड़ियां बांटने की तैयारी में है। आइए देखते हैं कि चुनाव आयोग ने अपने पत्र में क्या क्या बातें कही हैं इन राजनीतिक दलों को, और रेवड़ियों पर क्या गाज गिरेगी, यह सवाल पूछा जा रहा है। चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे राशन हो, इनको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेवड़ियों पर अब गाज गिरेगी। लोक लुभावन वादे इन्हें कहा जाता है और अब इनको लेकर चुनाव आयोग सख्त दिखाई दे रहा है। इसने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर उनकी राय मांगी है, उनसे पूछा है कि क्या किया जाना चाहिए, और ऐसा लगता है कि चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग अब नए नियमों की तैयारी कर रहा है और इसीलिए राय मांगी गई है। 19 अक्टूबर तक सभी दलों से कहा है कि वे अपना जवाब सौंप दे। अगर जवाब नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है इस मामले में। और चुनावी वादों को लेकर एक फॉर्म भरने की बात अब चुनाव आयोग कर रहा है कि सारे जितने राजनीतिक दल हैं चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र अपने देते हैं उसी तरह का एक फॉर्म भी उन्हें भरकर देना होगा। इस फॉर्म में क्या क्या होगा, जो वादे आपने किए हैं वो पूरे किस तरह करेंगे, इन वादों को पूरा करने में कितनी रकम लगेगी और ये रकम कहां से आएगी, इसका भी जिक्र उन्हें करना होगा। लोगों को इन वादों से किस तरह लाभ पहुंचेगा ये भी राजनीतिक दल गिनाएंगे, और साथ ही वादे पूरे करने के लिए संसाधन कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा, यह भी दलों को बताना होगा। राज्य या फिर केंद्र सरकार के वित्तीय हालात पर इन वादों को पूरा करने का क्या असर होगा, यह भी इस फॉर्म के जरिए, प्रोफार्मा के जरिए चुनाव आयोग को बताना होगा। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, यह तय करना राजनीतिक दलों का ही अधिकार है, वो उसमें हस्तक्षेप या अतिक्रमण नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ वादे ऐसे होते हैं जिनका असर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर होता है, और इसीलिए सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए जो सारी बातें हैं वो एक समान होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यह चुनाव आयोग का कहना है। और जनता का विश्वास केवल उन्हीं वादों पर मांगे जो पूरे हो सके। यह नहीं कि हम आपको चांद लाकर दे देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। केवल उन्हीं वादों पर जनता का भरोसा मांगे जो पूरे हो सकते हैं, और जो खोखले चुनावी वादे हैं, यानी ऐसे वादे जो पूरे नहीं हो सकते हैं लेकिन उनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, उनका दूरगामी परिणाम होता है। यह इस पत्र में आयोग ने लिखा है। उसने माना है आयोग ने कि अभी जो आदर्श आचार संहिता है उसमें भी चुनावी वादों की जानकारी देने का प्रावधान है, लेकिन राजनीतिक दल अक्सर आदर्श आचार संहिता के इस दायरे में प्रावधान के तहत पूरी जानकारी नहीं देते, जिसके कारण पारदर्शिता का अभाव होता है, यह आयोग ने स्पष्ट किया है। और आपको हमने जैसा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी की थी कि अगर फ्रीबीज पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता तो उसे भगवान बचाए, यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट के जरिए यह कहा था कि वो फ्रीबीज के मामले पर कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। यह पुरानी बात हो गई, और उसके बाद अब आयोग ने यह पत्र लिखा है, और साथ ही यह भी लिखा था चुनाव आयोग ने अपने एफिडेविट में कि जनता के ऊपर है कि वे वादों को लेकर किसे चुनते हैं, इसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं है, उसका काम केवल और केवल चुनाव कराना है। तो कई सारे सवाल आज के इस पत्र के बारे में खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसवाई कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुरैशी साहब एनडीटीवी इंडिया पर। इस पत्र का जो ब्यौरा है वो मैंने दिया है दर्शकों को। कई सारी बातें चुनाव आयोग ने कही है। आप जानते हैं कि आयोग ये कह चुका है कि उसके पास अधिकार नहीं है, ताकत नहीं है फ्रीबीज के बारे में कुछ करने के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ करना चाहता है। इस पत्र के बाद ऐसा लग रहा है कि वो एक फॉर्म भरवाना चाहता है दलों से, जिसमें वो ये बताएं कि अगर वादे कर रहे हैं तो उसके लिए संसाधन कहां से आएंगे, इसका राज्य के या केंद्र के बजट पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी पारदर्शिता लाने की कोशिश एक मानी जा रही है। आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत डेंजरस टेरिटरी है जिसमें इलेक्शन कमीशन जा रहा है।
इलेक्शन कमीशन ने ये अपने फ्री विल से ऐसा नहीं किया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये जुलाई 2013 में कहा था कि ये जो मैनिफेस्टो है ये इसमें जो प्रोमिसेस होते हैं ये करप्ट प्रैक्टिस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में नहीं है। लेकिन ये जो प्रोमिसेस हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं, इलेक्शन इन्फ्लुएंस होता है और इट शेक द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं वो हिल जाती हैं, ये उन्होंने कहा था। और अब अगर वो करप्ट प्रैक्टिस ही नहीं है तो आगे क्या बचा? जो तो फिर इलेक्शन कमीशन किस किस ग्राउंड पे मैदान में कूदेगा? इन्होंने इलेक्शन कमीशन से कह दिया कि साहब आप पॉलिटिकल पार्टी को बुलाइए और उनसे डिस्कस करके एक गाइडलाइन बनाइए। तो इलेक्शन कमीशन ने वो मीटिंग बुलाई। मेरी फीलिंग ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बला टाली थी इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बला टाली ये कह के कि भाई चलो हुक्म मिला है बुलाओ पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को बड़ी झाड़ लगाई कि साहब आप कौन होते हैं? पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के जरिए हम अपने वोटर से प्रॉमिस करते हैं, अब उनसे कम्युनिकेट करना हमारा राइट और ड्यूटी है। तो आप इसमें बीच में मदाखलत करने वाले कौन? तो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने माना कि हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने गाइडलाइन चूंकि बनाने का हुक्म हुआ था तो उन्होंने एक हाफ हार्टेड गाइडलाइन बना दी, हाफ हार्टेड गाइडलाइन, और उसको मॉडल कोड में डाल दिया, एक चैप्टर 8 उसमें ऐड कर दिया। गाइडलाइन क्या कि भाई आप जिम्मेदाराना प्रॉमिस करेंगे, गैर जिम्मेदाराना करेंगे तो आप जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर गैर जिम्मेदारा उन्होंने मैनिफेस्टो बना दिया, इलेक्शन कमीशन क्या सजा दे सकती है उनको? सजा देने की तो कोई पावर ही नहीं है। लेकिन कुरैशी साहब जहां तक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात थी कि जो अपराधियों को टिकट दिया जाता था, उस पर तो इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया। ये कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी अखबारों के जरिए, विज्ञापनों के जरिए बतानी होगी कि किसे टिकट दिया है, क्यों दिया है। तो इसी तरह से अगर वो जो वादे कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में भी अगर जानकारी देते हो तो दिक्कत क्या है? मैं बता रहा हूँ, नहीं ये जो आपने जो फरमाया ये बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल नहीं कहा, अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा 20 साल से, तो मैं भी 6 साल वहां था, बार बार हम सरकार से कहते थे कि हम क्रिमिनल को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार कानून बनाया, कानून के जरिए सरकार ने, कितनी सरकारें आई चली गई, उन्होंने किसी कंसेंसस नहीं हो रहा और किसी ने इस पे कानून नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बस ये कह दिया कि साहब क्रिमिनल जो है अपना बैकग्राउंड, जो 2002 में एक जजमेंट में भी उन्होंने कहा था, बड़ा अच्छा रिफॉर्म किया था कि लोगों को, वोटर को पता लगना चाहिए कि कौन कैंडिडेट मैदान में है, ताकि वो एक इन्फॉर्म चॉइस कर सके। तो इसलिए उनसे कहा गया कि आप एक एफिडेविट दीजिए जब आप नॉमिनेशन का पर्चा भरेंगे कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस कौन कौन से हैं। तो वो उन्होंने बने, पहले तो उसको इन्होंने, पार्लियामेंट ने रजिस्टर किया, कानून बना दिया कि सिर्फ कन्विक्शन जहां हो चुकी है सिर्फ वही बताएंगे। तो ये एडीआर जो थी फिर कोर्ट में चली गई कि साहब देखिए आपके जजमेंट को ये कैंसिल करने के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है। उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया कि साहब बिल्कुल गलत है, जो हमने कहा है वो आप करो, और आप अपनी जो केसेस अंडर ट्रायल है उनका भी पूरा ब्यूरो दो। तो जब से वो चल रहा है, उसी कंटिन्यूएशन में उन्होंने कहा कि भाई जो ये लोग जो आपको एफिडेविट देते हैं इसको आप पब्लिसाइज कीजिए कि इसके खिलाफ 20 केसेज हैं, इसके खिलाफ 30 केसेज हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव नहीं था, इलेक्शन कमीशन का वो था हुक्म की तामील जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और अभी भी जो वापस इसी मुद्दे पर आते हैं, ये जो फ्रीबीज का मुद्दा चला है और जो कहते हैं कि एक तरह से रेवड़ी बांटने की बात चल रही है, इसको लेकर काफी बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी आप जानते हैं कि मामला गया है, और अब उसके बाद अब जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया, क्या आपको लगता नहीं कि इसकी जरूरत वाकई है? और क्या आपको लगता नहीं कि इसकी पावर या तो चुनाव आयोग को दे देनी चाहिए संसद के जरिए कि भाई चुनाव आयोग आप तय कीजिए कि क्या फ्रीबीज है, क्या फ्रीबीज नहीं है, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल इस राय का नहीं हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसमें बिल्कुल फंसाना नहीं चाहिए हमें। इलेक्शन कमीशन का काम बहुत ही बड़ा ह्यूज काम है इलेक्शन को मैनेज। हिंदुस्तान का इलेक्शन दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन ही नहीं, दुनिया की बिगेस्ट मैनेजमेंट इवेंट है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद हम ये पॉलिटिक्स में घुस जाए। आप बताइए, एज ए जर्नलिस्ट आप डिसाइड कर सकते हैं? इतनी रोज आप बहस कराते हैं कि भाई कौन सी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो की कंप्लायंस की नहीं की,
इस पे तो तू मैं ही हो सकती है। और इस पे डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज करें, मीडिया करे, वोटर करे। इलेक्शन कमीशन तो फिर तो वोटिंग बंद कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन हर 5 साल बाद देख लिया करेगी किस पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, उसको डिक्लेयर इलेक्टेड। क्या मतलब है इलेक्शन कमीशन को इसमें फंसाने का? इलेक्शन कमीशन को दूर रखिए, वरना तो पॉलिटिसाइज भी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता तो फिर भगवान उस इलेक्शन कमीशन को बचाए। तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये कदम उठाया गया है। माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन सॉरी सुप्रीम कोर्ट से मैं माफी के साथ ये कहता हूँ कि उनको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर कुछ नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता? सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया था कि जी हमको डी रिकॉग्नाइज करने की, डी रजिस्टर करने की पावर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या ये मालूम नहीं है कि इनके पास पावर नहीं है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचता है कि बड़ी वायलेशन हुई है, लेकिन करेगा क्या? पावर तो है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई की थी वो पावर। जी कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर समझाने के लिए कि दरअसल चुनाव आयोग के पास इसके बारे में कोई ताकत है नहीं, इसलिए जो कदम उठाया ये कितना असरदार होगा ये देखने की बात होगी। हॉट टॉपिक में वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बिजली सब्सिडी स्कीम को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। अनियमितताओं और खामियों की जांच के आदेश उपराज्यपाल की ओर से दिए गए हैं और इसमें एलजी ने मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया और कहा है कि 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी की जांच के आदेश पर वार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गुजरात को आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसीलिए बीजेपी दिल्ली में मुफ्त बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों भरोसा रखना, मैं आपको मुफ्त बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली मुफ्त हो जाएगी। आपने हर चीज पर इतना टैक्स लगा दिया, इतनी ज्यादा महंगाई कर दी, लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों की बिजली मुफ्त करके उन्हें थोड़ी राहत देता हूं तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। वो भी आप रोकना चाहते हैं, ये मैं किसी हालत में नहीं होने दूंगा। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के विजय रथ को रोकने के लिए षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है कि अगर दिल्ली में ही सब्सिडी को रोक दिया जाएगा, दिल्ली में जीरो बिल आने की प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, तो गुजरात में मैसेज जाएगा कि भाई अगर दिल्ली में ही बंद हो गया तो गुजरात में कैसा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से चिढ़कर, घबराकर ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, एक और षड्यंत्र है। स्वागत है जांच का, खूब जांच कर लीजिए, मगर सब्सिडी बंद नहीं होगी, दिल्ली में सब्सिडी जारी रहेगी। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।